डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ्स टीचर प्रोफेसर मोहम्मद इफ्तिखार अहमद। मैं यहाँ पे मौजूद हूँ ददली लर्निंग कॉलेज यूट्यूब के चैनल पे और आज मैं आपको से डिस्कस करूँगा सेकंड ईयर की मैथ्स की बुक। और इंशाल्लाह जो भी मैथ्स के आपके मसाइल होंगे वो इंशाल्लाह अच्छी तरीके से कोशिश की जाएगी उनको हल करने के लिए। आज के लेक्चर में हम आपको सिर्फ बताएँगे कि किताब के आपकी जो सेकंड ईयर की बुक है उसका इंट्रोडक्शन बताएँगे। इंट्रोडक्शन के बाद बताएँगे कि हमने किस तरतीब से उसको लेके आगे चलना है और फिर इंशाल्लाह हम आपको बताएँगे कि जो आपका बोर्ड का पेपर होता है वो किस पैटर्न से आता है। तो ठीक है बेटा, अब हम डायरेक्ट अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करता हूँ कि आपकी बुक सेकंड ईयर की जो बुक है उसमें कितने चैप्टर हैं। मैथ जो सेकंड ईयर है इसका इंट्रोडक्शन अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें टोटल हमारे पास 11 चैप्टर हैं, जिसमें पहला चैप्टर है हमारे पास फंक्शन एंड लिमिट्स, उसके बाद दूसरा चैप्टर है डेरिवेटिव का, तीसरा चैप्टर है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का, चौथा चैप्टर है डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर का, पांचवा चैप्टर है इंटीग्रेशन का, छठा एनालिटिक ज्योमेट्री है, सातवां कॉनिक है पार्ट 1 है, आठवां कॉनिक पार्ट 2 है, नौवां डिफरेंशियल इक्वेशन का है, 10वां पार्शियल डिफरेंशिएशन है और 11वां जो है इंट्रोडक्शन टू न्यूमेरिकल मेथड्स है। ठीक है, अब बेटा ये तो हमारे पास टोटल क्या है 11 चैप्टर्स हैं और ऑलमोस्ट इसमें हमने इंशाल्लाह हम इसको किस तरतीब के साथ लेके चलेंगे ये भी मैं आपको डिस्कस करवाता हूँ कि हमने जो सबसे पहले पढ़ना है वो चैप्टर नंबर 1 पढ़ना है, चैप्टर नंबर 2 पढ़ना है और चैप्टर नंबर 3 पढ़ना है, चैप्टर नंबर 4 पढ़ना है और चैप्टर नंबर 10 पढ़ना है। उसके बाद फिर हम 5 और 9 को पढ़ेंगे, फिर 6, 7, 8 को पढ़ेंगे और फिर हम चैप्टर नंबर 11 को हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब बुनियादी वजह ये है कि चैप्टर नंबर जो 1 है हमारे पास ये टोटली हमारे पास फंक्शन और जो है ना लिमिट्स के ऊपर है। ठीक है, और इसका इंट्रोडक्शन है बुनियादी तौर पे फंक्शन का और लिमिट का, और उसके बाद इसका बाकी चैप्टर्स के साथ इतना कोई भी रिलेशन नहीं है। फंक्शन को डिफाइन करेंगे, फंक्शन तो आप पहले बहुत सी क्लासों में पढ़ते हुए आ रहे हैं, जस्ट यहाँ पे हम इसको डिस्कस करेंगे, इसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे और इसके ग्राफ को डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम लिमिट की बेसिक्स को लेके चलेंगे और इसको हम एवेल्युएट करेंगे। उसके बाद हमारे पास डेरिवेटिव आता है, चैप्टर नंबर 2 भी डेरिवेटिव है। आप यहाँ पे आ जाएं, आपको देखें चैप्टर नंबर 2 भी डेरिवेटिव नजर आ रहा है, चैप्टर नंबर 3 भी डेरिवेटिव है, चैप्टर नंबर 4 भी डेरिवेटिव है और चैप्टर नंबर 10 भी डेरिवेटिव है। आल्दो कि इसमें पार्शियल डिफरेंशिएशन है लेकिन प्रोसेस इसका जो है ना वो डेरिवेटिव की तरह ही है। तो इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 2, 3, 4 और 10 को इकट्ठा डिस्कस करेंगे। जैसे ही आपके चैप्टर नंबर 2 क्लियर होगा तो इंशाल्लाह उसके बाद आपको चैप्टर नंबर 3 भी क्लियर होगा, फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 4 भी क्लियर होगा और चैप्टर नंबर 10 क्लियर होगा। अब डेरिवेटिव के बाद हमने आना है चैप्टर नंबर 5 पे। अब चैप्टर नंबर 5 हम क्यों पढ़ेंगे, इसकी बेटा बुनियादी वजह यह है कि जो चैप्टर नंबर 5 है इसमें इंटीग्रेशन है और इंटीग्रेशन डेरिवेटिव का रिवर्स प्रोसेस है। इसका जो है ये एक दूसरे का क्या है रिवर्स प्रोसेस होने की वजह से कि अगर आपको डेरिवेटिव आता है तो आप इंटीग्रेशन बआसानी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बेटा जब 5 भी इंटीग्रेशन है और चैप्टर नंबर 9 देखें, और चैप्टर नंबर 9 हमारे पास आता है डिफरेंशियल इक्वेशन। बेज़ाहिर इसमें इंटीग्रेशन तो आपको लिखा हुआ डिफरेंशियल से नाम से ज़ाहिर नहीं होता, लेकिन जो इसमें प्रोसेस यूज़ होता है वो सारा का सारा इंटीग्रेशन वाला यूज़ होता है। इस वजह से अगर आपको चैप्टर नंबर 5 अच्छे तरीके से आता है तो इंशाल्लाह आप चैप्टर नंबर 9 बहुत ही अच्छे तरीके से परफॉर्म कर लेंगे अगर आपने अपनी इंटीग्रेशन को अच्छा बना लिया। और बेटा इंटीग्रेशन आपकी बेसिक उसी तरह से अच्छी होंगी, उस वजह से अच्छी होंगी जब आपका डेरिवेटिव मजबूत होगा, जब आपका डेरिवेटिव का प्रोसेस स्ट्रांग होगा, जब आपकी डेरिवेटिव की कैलकुलेशन स्ट्रांग होगी। जब आप डेरिवेटिव को अच्छे तरीके से सीख लेंगे तो इंशाल्लाह आप इंटीग्रेशन को भी बहुत ही अच्छे से तरीके से सीख लेंगे, बिकॉज ये दोनों एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस है। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 6, 7, 8 को पढ़ेंगे और चैप्टर नंबर 6 जो है ये हमारे पास देखा जाए तो ये एनालिटिक ज्योमेट्री का चैप्टर है, एनालिटिक ज्योमेट्री। और चैप्टर नंबर 6 जो है ना ये ज्योमेट्री है, चैप्टर नंबर 7 ये भी कॉनिक, चैप्टर नंबर 8 ये भी कॉनिक। और बुनियादी तौर पे ये जो चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 6 तो आपके पास आ गया ज्योमेट्री का, लेकिन चैप्टर नंबर 7, 8 कॉनिक में सर्कल, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला, ये हमने जो है ना 4 फिगर्स को हमने चैप्टर नंबर 7 और 8 में इनकी प्रॉपर्टीज़ को, इनकी ज्योमेट्रिकल शेप्स को, इनकी इक्वेशंस को डिस्कस करने हैं। तो जस्ट इसमें जो प्रोसेस यूज़ हो रहा है वही सारा यूज़ हो रहा है कि जो चैप्टर नंबर 6 में हम एनालिटिक ज्योमेट्री में आपने 9th 10th में पढ़ा होगा कि जैसे जिसमें डिस्टेंस फार्मूला होता है, ठीक है, मिड पॉइंट वगैरह,
इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये तमाम चीज़ें जो है ना जो चैप्टर नंबर 6 में यूज़ होती हैं, उन्हीं के फार्मूलों का ज़्यादातर जो इस्तेमाल होता है वो चैप्टर नंबर 7 और 8 में होता है। इसके बाद जो हमारे पास आखिर में रह जाएगा चैप्टर नंबर 11 रह जाएगा, और चैप्टर नंबर 11 जो है ये हमारे पास टोटली न्यूमेरिकल मेथड्स के ऊपर है। तो इसका जो रिलेशन है पिछले तमाम चैप्टर से इतना तो नहीं बनता, जस्ट ये एक डिफरेंट चैप्टर है और एक इंट्रोडक्शन है। जो आपके पास इंट्रोडक्शन है न्यूमेरिकल मेथड्स हैं, इंट्रोडक्शन टू न्यूमेरिकल मेथड्स हैं, उनका जस्ट आपको इंट्रोड्यूस करवाया गया है। तो बेटा ये एक हमारी ख़ास एक तरतीब है, इसी के साथ हम इसको आगे लेके चलेंगे और इंशाअल्लाह इसी के साथ हम इस पूरी बुक को आपके ताउन से ख़त्म करेंगे। तो बेटा एक बात आपने याद रखना है, आपके पास जो आपकी रफ कापी होगी ना, उसके शुरू में आपने आल्दो कि आपकी बुक में इंडेक्स तो ये बना हुआ है, इन 11 चैप्टर्स का बना हुआ है, लेकिन बेटा हमने इस तरतीब से पढ़ना है क्योंकि हमने सेम चीज़ों को इकट्ठा पढ़ना है। तो मेरे बेटे आपने इस तरह करना है कि ये जो 11 के 11 चैप्टर्स की मैंने आपको सीक्वेंस बना के यहाँ पे दे दी है, ये जो है ना आपने मुझे अपनी रफ कापी के ऊपर ये सारा इंडेक्स इसी तरतीब से बना के ये आपका होमवर्क है, और मुझे इस नंबर पे जो है ना आपने व्हाट्सएप करना है ताकि आपको याद रहे कि हमने बुक को किस लिहाज से लेके चलना है। इसके बाद ये तो था थोड़ा आपका बुक का व्यू ना। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो हम ज़ाहिर बात आपने बोर्ड का पेपर देना है इंशाल्लाह इस बुक के बाद, तो उस बोर्ड के पेपर का पैटर्न क्या है। अब हमारे पास पेपर पैटर्न क्या है, इसमें हमारे पास 3 सेक्शन होते हैं। पहला होता है सेक्शन ए जिसमें MCQs होते हैं 20, और इसमें आपको पता होना चाहिए कि MCQs में किसी किस्म की चॉइस नहीं होती है। 20 के 20 MCQs आपने करने होते हैं और हर MCQs का 1 नंबर होता है, और 20 MCQs के आपके पास 20 मार्क्स होते हैं। अब अमूमन देखा जाए आप उर्दू की किताब पढ़ते हैं, आप इंग्लिश, अमूमन आपको उनके एक्सरसाइज के आखिर में MCQs दिए हुए होते हैं। तो बेटा यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ जो टोटली चैप्टर्स हैं, उसके बाद जो उसकी डेफिनेशंस हैं, चैप्टर्स के अंदर जो मेन टॉपिक्स हैं उनकी जो डेफिनेशंस है, डेफिनेशंस के बाद जो फार्मूले हैं, और उसके बाद जो मेन शार्ट क्वेश्चंस हैं, शार्ट मतलब छोटे छोटे क्वेश्चंस, जिसमें जस्ट मैं आपको एग्जांपल दूंगा, आपने कोई डोमेन फाइंड करनी हो, कोई रेंज फाइंड करनी हो, कोई डेरिवेटिव फाइंड करनी हो, तो स्मॉल कैलकुलेशंस वाले जो पॉइंट्स होते हैं मोस्टली उन्हीं को जो है ना MCQs बनाया जाता है। और अमूमन जो 3 से 4 MCQs होते हैं वो बड़े टेक्निकल किस्म के बनाए जाते हैं, जिसमें बड़ा फ़र्क ज़ाहिर होता है। मतलब 1 से 15 तक तो MCQs आपके जो है ना ये तो बुक से सिंपल आपको उठा के दिए जाएंगे, लेकिन बेटा जो 15 से 20 ये जो आखिरी 5 MCQs होते हैं, ये आखिर में तो मैंने यहाँ मेंशन किया, शायद ये दरमियान में भी हो सकते हैं, शायद ये शुरू में भी हो सकते हैं, या किसी जगह पर भी हो सकते हैं। ये 5 का MCQs का एक ऐसा उसमें बोर्ड के पेपर में होता है कि जो आपके मार्क्स में डिफरेंस क्रिएट करता है, कि जो सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से तैयारी की होती है और जिसने बस जस्ट सवालों की हद तक उसको सॉल्व किया हुआ होता है, उन 2 बच्चों के दरमियान। और देखें ना, जब आपके पास ये जो 5 MCQs है ना, तो मैथ्स में हर बच्चे का ख्वाब होता है कि मैंने 100 में से 100 लेने हैं, तो ये आपका 100, और ये आपका जो है ना 100 में से 100 का ख्वाब अधूरा रख देते हैं अगर ये 5 MCQs आप अच्छे तरीके से नहीं करते। तो अक्सर हमने देखा होगा कि बच्चे 97 मार्क्स आए जी, 98, क्या हुआ जी 1-2 MCQs गलत हो गए। हालांकि बच्चों को सवाल बहुत अच्छे तरीके से तैयार होते हैं, लेकिन बुनियादी जो डिफरेंस क्रिएट होता है बेटा वो इन 5 MCQs से होता है। और इसकी बुनियादी वजह ये है कि जब आप क्लास में बैठते हैं, आप लेक्चर को गौर से नहीं सुनते, उन टीचर्स की बातों में बताए हुए पे अमल नहीं करते, उनके पॉइंट्स को नोट नहीं करते, या जब आप छुट्टी करते हैं तो वो उस दिन ऐसी बातें हो चुकी होती हैं कि जो आपके दिल दिमाग में बाद में वो आपसे नहीं मिलती, क्योंकि आपका जो क्लास का लेक्चर होता है वो एक वीडियो के तौर पे तो मौजूद नहीं होता जिसको आप दोबारा रिवाइज कर सकें। जिस वजह से ये जो 5 MCQs हैं बेटा ये बड़े टेक्निकल किस्म के आते हैं, कोई से भी 5 हो सकते हैं, किसी 5 चैप्टरों में से भी हो सकते हैं और किसी 5 टॉपिक्स में भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने अपने 100 नंबरों का मैथ्स में ख्वाब पूरा करना है तो बेटा ये जो 5 MCQs है ना, इनको टेक्निकल तरीके से आपने हर MCQs को अच्छे तरीके से तैयार करना है, ताकि ये 5 MCQs आपके लिए पेपर में एक चैलेंज बनकर ना रहें। इसके बाद ये तो हमारा सेक्शन है। अब आता हूँ सेक्शन बी के ऊपर, और बुनियादी तौर पे जो हमारा सेक्शन बी है ये शार्ट क्वेश्चंस पे होता है, और मार्क्स इसके होते हैं 50, और टोटल हमारे पास इसमें से हमने 10 पार्ट करने होते हैं, और हमारे पास जो है ना टोटल हमारे पास 13 पार्ट उसने पेपर में दिए हुए होते हैं। 13 में से हमने 10 करने होते हैं, और हर जो क्वेश्चन है वो 5 नंबर का होता है, और 10 को अगर आप 5 से ज़रब करें तो टोटल आपके पास 50 मार्क्स का जो होता है वो सेक्शन
बी होता है। अब अमूमन इस सेक्शन का पैटर्न किस तरीके से बनाया जाता है और कैसे इसको उठाया जाता है और किस तरह का इस बुक को फॉलो किया जाता है। अमूमन जो है ना हमारे बच्चों के अंदर जो कमज़ोरी है बेटा वो इस तरह है कि हम एक्सरसाइज को तो बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं, लेकिन हम उस एग्जाम्पल्स जो उसने एक्सरसाइज को फॉलो करने के लिए दी होती हैं हम उसके ऊपर ध्यान नहीं देते। तो इस तरह है ना कि आपके पास जो पेपर में अगर 13 क्वेश्चन आपके पास सेक्शन बी में, तो इसमें से ऑलमोस्ट आपके पास 4 एग्जांपल्स लाजमी जो तौर पे फॉलो की जाती हैं और 9 जो होते हैं वो एक्सरसाइज में से क्वेश्चन आते हैं। तो अब बात इस तरह है कि आपने 10 क्वेश्चंस को तो फॉलो करना है कि पेपर में 10 आपने हल करने हैं, लेकिन अगर आप एग्जांपल्स को छोड़ेंगे तो आपकी चॉइस में बहुत कमी रह जाएगी और बहुत इंतहाई हद तक आपके पास कमी हो जाएगी। तो आपने ये नहीं है कि एक्सरसाइज आपने बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर ली तो आपके पास जो है ना चॉइस नहीं रहेगी। नहीं बेटा, एक्सरसाइज के साथ साथ जो एग्जांपल्स आपको टीचर्स बताएं और इंशाल्लाह जो मैं साथ साथ आपको बताऊंगा आपने उसको अच्छे तरीके से फॉलो करना है और एक्सरसाइज को आपने अहमियत देनी है, लेकिन जितने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की अहमियत होगी उतनी ही एग्जांपल्स की अहमियत होगी। तो ये तो था हमारा सेक्शन बी जो हमारे पास 50 नंबर का होता है। और एक बात याद रखें कि बाज़ औक़ात आपके पास जो होता है ना ये एक ऐसा क्वेश्चन टेक्निकल बना दिया जाता है जिसमें आप समझते हैं ये तो हमारे कोर्स से आई नहीं है और ये हमारे आउट ऑफ क्वेश्चन हो गया था। उसमें जो हमारे पास बुनियादी चेंज होती है वो डेटा चेंज कर देते हैं या थोड़ी सी जो स्टेटमेंट है ना उसके अल्फाज को आगे पीछे कर देते हैं। स्टेटमेंट चेंज हो जाती है या अल्फाज को आगे पीछे कर देते हैं जिसकी वजह से बच्चे कंफ्यूज आते हैं ये तो हमारी कोर्स का ऐसा ही नहीं है, होता वही है, मेथड वही इस्तेमाल होता है, लेकिन बच्चों को ये कन्फ्यूजन होती है कि हमने एक्सरसाइज का रट्टा लगाया हुआ है, बार बार प्रैक्टिस की हुई है, कंसेप्चुअली सीखा हुआ नहीं होता और बस हमें ये सवाल आ गए हैं तो मैथमेटिक्स आ गए हैं। लेकिन बेटा एक बात याद रखें, मैथमेटिक्स में जब आप कोई भी काम सीखें, कोई भी टॉपिक पढ़ें, जस्ट आपने मेथड सीखना है और उस मेथड के तहत आपको जितने क्वेश्चन दिए जाएं आप आसानी से हल कर सकें, चाहे वो किताब के अंदर हैं चाहे वो किताब के बाहर हैं। मैथमेटिक्स में मेथड को अच्छे तरीके से आपने फॉलो करना है। ठीक है, ये तो बेटा था हमारा सेक्शन जो है ना बी। अब हम आते हैं सेक्शन सी पे। सेक्शन सी हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चंस पे होता है। तो अक्सर हमारे पास बच्चों का सवाल होता है कि सर ये लॉन्ग क्वेश्चंस कैसे आते हैं, कहाँ से आते हैं, तो ये मैं आपको बताऊंगा कि लॉन्ग क्वेश्चंस कैसे होते हैं। हमारे पास टोटली इस सेक्शन के मार्क्स होते हैं 30 और इसमें टोटल आपके पास 1 2 3 4 4 क्वेश्चन होते हैं और 4 में से आपने कितने करने होते हैं 3, और जो हर क्वेश्चन होता है वो 2 पार्ट पे होता है। ये लॉन्ग बुनियादी तौर पे 2 शॉर्ट क्वेश्चंस को कंबाइन करके बनाया जाता है, उससे एक ए पार्ट होता है और एक बी पार्ट होता है और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में भी ए पार्ट है, बी पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 में भी, और आपके पास हर क्वेश्चन 10 नंबर का होता है। इस पार्ट के भी 5 नंबर होते हैं, इस पार्ट के भी 5 नंबर होते हैं, 5 और 5 टोटल मिला के कितने हो गए 10। इसी तरह इसके भी 5 हैं, इसके भी 5 हैं, ये टोटल मिला के कितने हो गए 10। इस तरह इसके भी 5 नंबर, इसके भी 5 नंबर, ये टोटल मिला के कितने हो गए 10, और इसके भी 5 नंबर, इसके भी 5 नंबर, ये टोटल मिला के हो गए 10। तो बुनियादी तौर पे आपने इनमें से टोटली 3 क्वेश्चंस आपने कंपलसरी करने होते हैं। और अक्सर बच्चे गलती करते हैं, मैं अक्सर देखता होता हूँ पेपर्स में कि वो कहते हैं जी क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट कर लिया और क्वेश्चन नंबर 2 का जो है ना वो ए पार्ट उठा के यहाँ बी बना दिया और ये जी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और बच्चा कहता है मुझे क्वेश्चन नंबर ए का बी पार्ट नहीं आ रहा होता, तो वो नीचे से एक पार्ट उठा के ऊपर उसको क्वेश्चन को कंप्लीट कर देता है। ऐसे नहीं होगा बेटा, जो पेपर में पैटर्न दिए हुए है, क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, जो पेपर में 2 पार्ट दिए हुए हैं, अगर आप इसको फॉलो करेंगे, इन दोनों क्वेश्चंस को फॉलो करेंगे, इन दोनों क्वेश्चंस की पैटर्न को फॉलो करेंगे, इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको पूरे 10 नंबर मिलेंगे। अदरवाइज अगर आपने एक पार्ट का ए पार्ट उठा लिया क्वेश्चन नंबर 1 का और उसके साथ आपने क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट मिला लिया तो ऐसे नहीं होगा। फिर आपको वो क्वेश्चन नंबर 1 ए पार्ट एक क्वेश्चन कंसिडर किया जाएगा और फिर उसके बाद जो है ना ये दूसरा क्वेश्चन कंसिडर किया जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर आप जो है ना अपने 10 नंबर के बजाय फिर आपको 10 में से सिर्फ 5 ही मिलेंगे। ठीक है, तो सेक्शन ए के टोटल थे 20 मार्क्स, ए सेक्शन के 20 मार्क्स थे और बी सेक्शन के आपके पास 50 मार्क्स थे और सी सेक्शन के आपके पास 30 मार्क्स थे। ये टोटल आपके पास बन जाते हैं जी 100 मार्क्स। और ये जो सेक्शन सी है अमूमन इसमें
आपके पास देखा जाए तो 4 क्वेश्चन हैं, 4 के आपके पास 8 पार्ट्स हैं। टोटल आपके पास कितने पार्ट्स हैं? 8। तो अमूमन इसमें जो है ना 6 जो पार्ट हैं उसको एक्सरसाइज को फॉलो किया जाता है, और 2 पार्ट मिनिमम, कम से कम 2 पार्ट या 1 पार्ट भी आता है वो एग्जाम्पल्स को फॉलो किया जाता है। तो अब आप जैसे आपने सेक्शन ए में देखा है कि वहाँ आपकी एग्जाम्पल से जान नहीं छूटी ना, तो सेक्शन बी में आपने देखा आपकी एग्जाम्पल से जान नहीं छूटी, तो सेक्शन सी में भी आपकी एग्जाम्पल से जान नहीं छूटनी है। तो जो आपकी किताब में है बेटा, चाहे वो एग्जाम्पल की सूरत में है, चाहे वो एक्सरसाइज में क्वेश्चन की सूरत में है, वो आपके कोर्स का हिस्सा है। अब ये नहीं है कि हमने एग्जाम्पल को देखनी नहीं है, जितनी क्वेश्चंस की अहमियत है इंशाअल्लाह उससे ज़्यादा हमने एग्जाम्पल्स को अहमियत देनी है, क्योंकि वो भी आप ही के कोर्स का हिस्सा हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तो था आपका बुक का जो है ना इंट्रोडक्शन, और इंशाअल्लाह एक नए लेक्चर के साथ हम कल आपके सामने हाजिर होंगे, और चैप्टर नंबर 1 की हम इब्तिदा करेंगे फंक्शन एंड लिमिट्स। और जो आपको मैंने होमवर्क बताया है कि इस पैटर्न के मुताबिक आपने अपनी जो है ना रफ कॉपी पे सीक्वेंस बनानी है, और ये सीक्वेंस बना के मुझे इस नंबर पे आपने व्हाट्सएप करनी है, और इसी सीक्वेंस को आपने फॉलो करना है, ठीक है। और इंशाअल्लाह कल आपके नए लेक्चर के साथ चैप्टर नंबर 1 में जो फंक्शन एंड लिमिट्स है, एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। आपका बहुत शुक्रिया, वस्सलाम।